हेलो गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे हीट के बारे में। ठीक है। कल हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड वगैरह पढ़ लिए थे। आज हम लोग शुरू करेंगे हीट से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which flows from hotter body to colder body by virtue of temperature difference। जैसे ही टेम्परेचर के डिफरेंस होते हैं वैसे ही हीट ज़्यादा टेम्परेचर वाली एरिया से लो टेम्परेचर वाले एरिया में ट्रांसफर होते हैं और दोनों जगह में इक्विलिब्रियम क्रिएट करते हैं। हीट क्या हो जाता है जी? हीट एक तरह का एनर्जी हो जाता है। तो इसीलिए इसका एसआई यूनिट हो जाएगा जूल, और प्रैक्टिकल यूनिट अगर पूछा जाएगा तो कैलोरी हो जाएगा। 1 कैलोरी समान 4.2 जूल। ठीक है। चलो, तो 1 कैलोरी यानी हो जाता है 4.2 जूल। हीट का अगर ऐसा यूनिट पूछा जाएगा तो जूल बोल देना है। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट एनर्जी पूछेगा तो हम बोल देंगे कैलोरी। मतलब प्रैक्टिकली हम लोग कैलोरी को यूज करते हैं। ठीक है, चलो। अब टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, है ना। बॉडी कितना डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी हम किसके माध्यम से देखते हैं? टेम्परेचर के माध्यम से देखते हैं। और डिवाइस विच मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड थर्मोमीटर। ठीक है। इन मोस्ट एक्यूरेट वर्क टेम्परेचर आर मेजर्ड बाय गैस थर्मोमीटर। देखो, ये सब चीज तुमको ये नहीं पूछेगा आज की डेट में कि टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय। तुमको ये पूछेगा मोस्ट एक्यूरेट केस में। मोस्ट एक्यूरेट अगर देखना होगा तो टेम्परेचर को हम किससे नापेंगे? गैस थर्मोमीटर। ठीक है। गैस थर्मोमीटर आर मोर सेंसिटिव देन द लिक्विड थर्मोमीटर्स because the gas have large coefficient of expansion and it does not change the state। ठीक है। वाटर को तुम ज्यादा, कोई भी लिक्विड मान लो वाटर है, तो उसको तुम अगर ज्यादा हीट करोगे तो क्या हो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसको ज्यादा ठंड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? आइस में बदल जाएगा। लेकिन गैस में ये सब लफड़ा थोड़ा कम है। तो इसीलिए हम लोग गैस थर्मोमीटर को क्यों प्रेफर करते हैं? अ, क्योंकि लिक्विड थर्मोमीटर के हिसाब से ये मोर सेंसिटिव होता है। ठीक है, मोर सेंसिटिव। ठीक है जी, मोर सेंसिटिव होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड थर्मोमीटर्स। क्योंकि इनके पास क्या होता है? लार्ज कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन होते हैं एंड डज नॉट चेंज द स्टेट। ठीक है। ये स्टेट भी अपना जल्दी से चेंज नहीं करते हैं, और इनके पास लार्ज कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन होते हैं। टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट लुमिनस बॉडी लाइक सन कैन बी मेजर्ड बाय पायरोमीटर। ठीक है, ये तुम ध्यान में रख लेना भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पायरोमीटर अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है। पायरोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं जी? पायरोमीटर से हम लोग मापते हैं टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट लुमिनस बॉडीज लाइक सन। ये हम लोग किसके माध्यम से नापेंगे? पायरोमीटर के माध्यम से माप लेंगे। साइंस डीलिंग विद वेरी लो कंडीशन इज कॉल्ड क्रायोजेनिक्स। याद रखना, जरूरी है। ठीक है, जरूरी है। साइंस डीलिंग विद वेरी लो टेम्परेचर, अगर वेरी लो टेम्परेचर का चर्चा हो रहा है, ऐसा साइंस का
जो पार्ट है उसको हम बोल देंगे क्रायोजेनिक्स। चलो, इफ टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस इंक्रीज सडनली द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, अगर तुम लोग देखे हो कि नहीं देखो, थोड़ा रिलेट करना। जब विंटर होता है ना, विंटर विंटर के टाइम हम लोग घर में वो रूम हीटर जल लगाते हैं ना, रूम हीटर चलाते हैं। तो तुम देखना बिल्कुल बंद कमरा होगा और रूम हीटर काफी देर चलेगा। तो उसके बाद देखना घर घर में थोड़ा थोड़ा वो वेपर टाइप का तुमको महसूस होगा। देखे है कभी? देखना, तुमको काफी देर तक चलाना रूम हीटर को, थोड़ा हाई पावर में, और रूम बिल्कुल अगर बंद होगा, तुमको वेपर जैसा फीलिंग आएगा, देखने को भी मिल सकता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे ही रूम का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है भाई। ये रिलेशन याद रखना कि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा भाई साहब, इसके प्रोपोर्शनल टू हो जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेशन वो ये रिलेशन याद रखना भाई। ठीक है, तो ए 100 वाट incandescent light bulb has a filament temperature of approximately 4600 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये वाला फार्मूला पता है तुम लोग को? C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। मतलब सेल्सियस में कुछ कोई टेम्परेचर है तो उसको तुम फ़ारेनहाइट में कैसे बदलोगे? तो इससे हम लोग ये डिराइव कर सकते हैं, अ, जो C इज इक्वल टू 5 × F-32/9। यहाँ पर 4600 का बात कर रहा है, तो बैठा दे, बैठा दिया जाए। 5 × 4600 - 32 -32 हो गया बाई 9, यानी कितना हो जाएगा? 5 इंटू, ये अगर इसका सब्सट्रैक्शन किया जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 2 10 1 4 6। ठीक है, 10 मतलब एक आ जाएगा 5, और इधर आ जाएगा 4, 4564 हो 68 हो जाएगा। चलो, बाई 9। तो इसको अगर हम कोशिश करेंगे काटने का, देखते हैं कितना तक होता है। 5 9 45, फिर 6 आ जाएगा 0, 8 आ जाएगा 9763, 63 पॉइंट। पॉइंट को हम नहीं भी मानेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर हो जाएगा 4500 प्लस 35, है ना? यानी लगभग 4535, इससे थोड़ा ज़्यादा होगा 4535। तो सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, C/5 इज इक्वल टू M-32/9, यानी C इज इक्वल टू M5 × M-32/9। 5 और नीचे 9 हो गया, -32। एफ की जगह हम लोग बिछा देंगे 4600, तो हो जाएगा। ठीक है,
ये हो गया, 5 रह गया क्रॉस। ओहो, थोड़ा गड़बड़ हो गया, कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़। क्या हो रहा है भाई? अरे यार, रुको देखते हैं। चलो, तो हो गया C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। तो C इज इक्वल टू 5 इंटू F माइनस 32/9। ठीक है, अब देखो, 5 इंटू एफ कितना है, 4600, 4600 माइनस 32/9, that is equal to 5 इंटू, है कि नहीं? कोई दिक्कत है तो बताना भाई। अब करेंगे तो कि कितना हो जाएगा, 9 5 ज़ार 45, 0763। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 500 इंटू 5 यानी 2500 प्लस 35, 2535। थोड़ा इससे ज़्यादा होगा, तो इसका हम लमसम 2535, इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, 38 ऐसा कुछ हो सकता है। इसको हम लमसम इतना डिग्री सेंटीग्रेड मान सकते हैं, 2535 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये, तो मैं ये देखने का मतलब ये है कि तुम ऐसे इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आ, तुमको कोई भी एक याद रहेगा, तो ये फार्मूला अगर तुमको पता होगा, ये वाला फार्मूला, तो तुम उसको उसको कन्वर्ट कर सकते हो, है ना? कोई प्रॉब्लम? ये फार्मूला याद होना चाहिए, तो तुम उसको कन्वर्ट कर लोगे। तो 100 वाट का अगर लाइट बल्ब है, तो फिलामेंट टेम्परेचर उसका हो जाएगा 4600 डिग्री फ़ारेनहाइट। 100 watt incandescent light bulb has a filament temperature of filament temperature of uh, approximately 4600 degree Fahrenheit. The surface temperature of incandescent light bulb varies from 150 to 250 degree Fahrenheit, whereas compact fluorescent light bulb have a surface temperature of 100 degree Fahrenheit. समझ रहे हो? अगर सर ये क्या हो गया, ये जो हम लोग बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे फिलामेंट टेम्परेचर, यहाँ पर सरफेस टेम्परेचर का बात किया जा रहा है। अब इनकैंडेशन लाइट बल्ब वेरीज फ्रॉम 150 से 250 हो जाएगा, लेकिन अगर कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट बल्ब लाइट बल्ब होगा, तो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब में सरफेस टेम्परेचर 100 डिग्री होते हैं।
तो ये सब फैक्ट की तरह याद रखना, ठीक है, क्योंकि सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है। देखो जनरल साइंस का जो फिजिक्स पर्सन होता है ये वो वाला फिजिक्स नहीं है, जेई वाला, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा तुमको फैक्चुअल बातें पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। इतना याद रख लेना कि एक 100 वाट का कोई भी लाइट बल्ब होगा तो उसका फिलामेंट का टेम्परेचर हो जाएगा 4600 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई इनकैंडेशन बल्ब है तो उसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो हो जाता है 150 से 250 डिग्री फ़ारेनहाइट। हालांकि अगर टोटल फ्लोरेसेंट है यानी कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट बल्ब है तो उसका टेम्परेचर हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है भाई। तो ये याद हो गया होगा आप लोग को कि 100 वाट वाली बल्ब होगा इनकैंडेशन लाइन बल्ब तो फिलामेंट का टेम्परेचर हो जाएगा 4600 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सरफेस टेम्परेचर हो जाएगा ऐसे बल्ब का 150 से 250। लेकिन कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट बल्ब होगा तो इसका सरफेस टेम्परेचर हो जाता है 150 नहीं होता है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखो, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ केल्विन। केल्विन भी हो सकता है, डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी हो सकता है। केल्विन को ऐसा यूनिट माना जाता है, और केल्विन को एब्सोल्यूट टेम्परेचर यूनिट भी माना जाता है, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात हो जाता है, ठीक है। यूनिट तो सब है, केल्विन भी है, लेकिन डिग्री केल्विन नहीं होता है, सिर्फ के होता है। डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, और इनमें से ऐसा यूनिट अगर हो जाएगा तो इसके बाद क्या है रिलेशन, जो ये रिलेशन तो मैं अभी बताया हूँ आप लोग को। C/5 इज इक्वल टू a-32/9, दैट इज इक्वल टू k-273/5, ठीक है। ये याद रख सकते हो, है ना। ये रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स हो जाता है, ठीक है। a-32/9 जैसे है ऐसे ही k-273/5, ठीक है। तो अगर ये ऐसे देखोगे, इन दोनों को देखो एक बार, इसके साथ इसके, तो क्या हो जाता है C इज इक्वल टू a-273, है ना। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि K इज इक्वल टू C प्लस 273, ठीक है। तो ये ध्यान में रहना चाहिए। तो ये अगर तुमको याद होगा तो तुम फ़ारेनहाइट के साथ भी रिलेशन याद रख सकते हो, है ना। तुमको बस इतना पता है C/5 इज इक्वल टू -32/9, और इतना पता है K इज इक्वल टू C प्लस 273। तो तुम क्या करोगे, केल्विन के साथ निकालने बोलेगा तो ये तुमको इतना तो तुमको पता है, C/5 इज इक्वल टू -32/9। अब C मतलब तुमको पता है K+273, तो C की जगह तुम ये C की जगह तुम क्या बिठा दोगे, K+273, तो है ना। तो सॉरी, ये C की जगह तुम क्या बिठा दोगे, तुम बिठा दोगे K-273, तो बस वही हुआ है K-273/5। तो अलग से इतना बड़ा रिलेशन याद रखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप कोई डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, जिसको जो आसान लगे देख लेना अपने हिसाब से। चलो, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर फ्रीज हो जाते हैं, और मास ऑफ वाटर इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस व्हेन इट इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान देना। इसलिए देखे होंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है, 4 डिग्री 4 डिग्री सेंटीग्रेड,
इसमें क्या होता है, हाईएस्ट हाईएस्ट डेंसिटी, हाईएस्ट डेंसिटी 4 डिग्री में। तो यानी जीरो से जीरो, यहाँ 10 मान लो, यहाँ पर 4 डिग्री मान लो, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा, मास जो है, मास ऑफ वाटर, मास कैसे इंक्रीज हो सकता है जी, मास ऑफ वाटर डेंसिटी बोलना चाह रहा होगा। डेंसिटी ऐसे होके ऐसे हो जाते हैं, यानी 0 से 4 की तरफ बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, फिर क्या हो जाएगा, 4 से 10 की तरफ जैसे जाएगा डिक्रीज होगा। मास तो कभी चेंज नहीं हो सकता, मास की बात नहीं है, ये डेंसिटी की बात है। ठीक है, 4 की तरफ बढ़ेगा, फिर 4 से जब 10 की तरफ जाएगा फिर घटेगा, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड में मैक्सिमम होता है। ठीक है, दिक्कत, चलो, चलो। तो mass of water increases then decreases from 0 to 10 degree at minus 40 डिग्री सेंटीग्रेड, द सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट स्केल्स आर सेम। बिल्कुल, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो मतलब ऐसा कौन सा टेम्परेचर होता है जहाँ पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट स्केल सेम होता है। तो यानी सी, सेंटीग्रेड और फारेनहाइट सेम होगा, यानी मतलब क्या हो जाता है, सी इज इक्वल टू एफ, ये होना चाहिए। सेंटीग्रेड और फारेनहाइट सेम है मतलब, यानी C/5 इज इक्वल टू C/32/9, यानी 9C इज इक्वल टू 5C माइनस, ठीक है, अब 5C इधर लाएंगे तो 4C इज इक्वल टू -160, यानी C इज इक्वल टू -40। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड में माइनस, यानी ये हो जाता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड का जो मतलब है वही सेम बराबर हो जाएगा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट भी सेम होता है, यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कैसे हुआ, मैं समझा दिया, जिनको समझना है वो समझ गया होगा। चलो, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है, इसको एकदम रट लेना भाई। ठीक है, बोथ सेम हो जाएगा, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। When a bowl of ice and water kept at exactly 0 डिग्री सेल्सियस, no change in its will state will be observed। मतलब एक बोल में आइस और वाटर है, ठीक है, when a bowl of ice and water kept at exactly 0 डिग्री सेल्सियस, नो चेंज इन स्टेट विल बी ऑब्जर्व, कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया। नो चेंज इन इट्स स्टेट व्हेन ए बोल ऑफ आइस एंड वाटर kept at exactly 0 डिग्री, एग्जैक्टली 0 डिग्री में तुम रखोगे तो नो चेंज इन स्टेट विल बी ऑब्जर्व। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री यानी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, 90 एक्चुअली 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अच्छा, अब चलो ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में देखेंगे। हीट कैन बी ट्रांसफर टू फॉलोइंग वेज, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, एडवेक्शन। ठीक है, कंडक्शन का मतलब क्या होता है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी थ्रू मैटर बाय मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। ठीक है, कंडक्शन,
transfer of heat energy through matter by molecular activity. Convection, transfer of heat energy by movement of mass of substance from one place to another by actual movement of molecules. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है जी, ठीक है, तो ध्यान में देना। In which of the following heat transfer method actual movement of molecule takes place? Conduction, convection, radiation, advection. आंसर देना है convection. Radiation में it is the transfer of heat energy that comes from the suns and travel in the form of EM waves. ठीक है, जो रेडिएशन सन से रेडिएशन मिलता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में देखने को मिलता है। एडवेक्शन मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एडवेक्शन। मतलब एक टाइप ऑफ कॉन्वेक्शन ही है एडवेक्शन भी, ठीक है। ये जो एडवेक्शन है ये टाइप ऑफ कॉन्वेक्शन है। कंडक्शन में क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू मैटर बाय मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। कॉन्वेक्शन, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय मूवमेंट ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दिस इज एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। और एडवेक्शन में भी सेम वही हो रहा है, बस हॉरिजॉन्टली हो रहा है यहाँ पर। तो ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एडवेक्शन। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी बाय मूवमेंट ऑफ ए मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, इसको एडवेक्शन बोल देंगे। और रेडिएशन क्या हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी दैट कम्स आउट ऑफ फ्रॉम द सन एंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, चलो, some phenomenon based on heat. Two twine shards can keep us warmer than a single thick shard because heat cannot be conducted away easily from body to surrounding. समझ रहे हो? सॉरी, ट्वाइन पढ़ा था तभी तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। थिन शार्ड, देखो ये इंपॉर्टेंट है, कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, समझना चाहिए भाई लोगों को, है ना, कि भाई साहब टू थिन सेट जो है वो कैन कीप अस वार्मर देन सिंगल थिक सेट because heat cannot be conducted away easily from body to surrounding. Woolen clothes keeps us warm in winter because air trapped between fiber prevents the heat escaping from the body. सोचो, जैसे मतलब मान लो कई लोग मतलब बेवकूफ की तरह बात करते हैं, कैसे, जैसे दिखाता हूँ कैसे। जैसे ये तुम एक स्वेटर का ये पार्ट मान लो, एक स्वेटर का ये पार्ट है, ठीक है। तो स्वेटर में देखना ऐसे ऐसे तुमको देखने को मिलेगा ऊल, और बीच बीच में ऐसे ऐसे गैप देखने को मिलेगा। स्वेटर बिल्कुल उसके तरह नहीं होते हैं, कोई प्लास्टिक की तरह थोड़ी होते कि ऐसे ऐसे एकदम बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सॉलिड नहीं होते हैं, बीच बीच में गैप रहते हैं। तो कई लोग सोचते हैं भाई ये एक गैप है इसके अंदर, तो ये कैसे हम लोग को गर्म रखते हैं। अरे कारण ये है कि देखो दिखाता हूँ तुमको, ये जो बीच बीच में जो गैप है ना, यहाँ पर क्या होता है, एयर ट्रैप होते हैं। फिर ये एयर ट्रैप होने के बाद ये एक पर्दा, ये पूरा एक पर्दा की तरह काम करता है। अब ये तुम्हारे बॉडी के अंदर जो हीट है वो बाहर आने नहीं देते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, इसलिए तुम्हारा शरीर गर्म रहता है। तो इसके इसमें गैप होना कोई बुरी बात नहीं है, गैप की वजह से तुम गर्म रह रहे हो। तो ये साइंस को समझना चाहिए भाई साहब, ठीक है, परेशानी। चलो, चलो बबुआ चलो। तो ये होता है वुलन केप्स की, वुलन क्लोथ्स कीप्स अस वार्म इन विंटर because air trapped between the fiber prevents the heat escaping from the body. Clear nights are colder than cloudy nights because of radiation. जैसे क्लियर नाइट होगा तो रेडिएशन क्या होगा, अर्थ से बड़े आराम से वापस चला जाएगा, तो थोड़ी ना अर्थ गर्म रहेगा, ठंड तगड़ा लगेगा। लेकिन क्लाउडी होगा नाइट्स, तो वहां पर क्या होगा, जैसे ही मतलब जो सोलर रेडिएशन अर्थ के ऊपर आया है वो वापस रिफ्लेक्ट होकर नहीं जा सकते, क्लाउड में वो फंस जाएगा, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। इसलिए क्लियर नाइट कोल्डर होते हैं, क्लाउडी नाइट थोड़ा गर्म वार्म होते हैं बिकॉज ऑफ रेडिएशन ट्रैपिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाता है, मतलब ये रियल फैक्ट्स हो जाते हैं।
अब आ जाएंगे सेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय यूनिटी इज नोन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये टर्म ध्यान देना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब जैसे कोई, मान लो देखो दिखाता हूँ तुमको कॉन्सेप्ट। मान लो ये एक बकेट है, बकेट है भाई। अब इसमें भरा हुआ पानी है, ठीक है, भरा हुआ पानी है इसमें। तो अब इसका टेम्परेचर मान लो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इस बकेट का टेम्परेचर को तुम 41 डिग्री सेंटीग्रेड करना चाहते हो, यानी 1 डिग्री बढ़ाना चाहते हो। तो ये 1 डिग्री बढ़ाने के जितना अमाउंट ऑफ हीट तुमको देना पड़ेगा, हालांकि हीट नीचे से दिया जाता है, तो इस हीट को हम बोल देंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास, ये यूनिट मास होना चाहिए। मान लो यहाँ पर 1 लीटर पानी है, ये यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, या तो ये पूरा इसको 40 से 41 कर लो, जितना हीट लगेगा। मान लो 5 लीटर है, देखो तुमको दिखाता हूँ, यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखो मान लो 5 लीटर पानी है इसके अंदर, 5 लीटर पानी को तो 40 डिग्री सेल्सियस से 41 किया, और तुमको हीट लगा मान लो 10 जूल, ऐसे ही मान लो। यानी 5 लीटर को 1 डिग्री बढ़ाने में 10 जूल लगा, तो 1 लीटर को 1 डिग्री बढ़ाने में कितना लगा, 2 जूल। तो यूनिट मास यानी 1 लीटर को 1 डिग्री बढ़ाने में 2 जूल लगा, जो 2 जूल का हम लोग क्या बोल देंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो ये हो जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वाटर का कितना हो जाता है, पर केजी में 4200 जूल हो जाता है। ठीक है, 4200 जूल हो जाता है पर केजी में। और एक कैलोरी समान, एक कैलोरी दैट इज इक्वल टू 4.2 जूल, है ना, मैं थोड़ी देर पहले बताया था। टू 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 टू, ठीक है, एक कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो ये बोल रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 42 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये बोल रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 1/4.2 कैलोरी, यानी दैट इज इक्वल टू 4200 बाई 4.2 बाई 4.2 कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 42 1 2 3, ये पॉइंट नहीं है ना, ये पॉइंट मत समझ लेना इसको, बाई सो शुक्रवार ये व्यवस्था है, नहीं तो मुश्किल हो जाता भाई साहब, है ना। सही है, पॉइंट उठा दिया, तो ये हो जाता है, यानी कितना हो जाता है, 10⁻³ ये कट जाता है ना, 42 काट जाता है, तो 10⁻³ कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। समझ में आया क्या बोला मैंने, मतलब 1000 कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। यानी हम ये सिद्धांत में आ सकते हैं, क्या सिद्धांत में आ सकते हैं भाई, हम लोग ये सिद्धांत में आ सकता है, 1 केजी अगर तुमके पास पानी होगा,
1 केजी तुमके पास पानी है, अगर 1 केजी पानी है तो इसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर बढ़ाने में, 1 केजी अगर तुमके पास पानी है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने में 1000 कैलोरी का हीट का जरूरी होता है। ये यहाँ पर हम लोग निकाल लिया 1000 कैलोरी। ठीक है, ये छोटा सा बात यहाँ पर ये बोला गया था, लेकिन हमने काफी सारी चीज यहाँ पर देख ली है। समझ रहे हो क्या बोला मैंने? तो अब कैसे भी करके याद रख सकते हो। अब 1 केजी पानी, ये 1 केजी पानी का बात कर रहे हो, मतलब यूनिट क्वांटिटी ऑफ पानी का बात कर रहे हो, उसमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हो, ठीक है ना? तो भाई कोई दिक्कत नहीं, तुम 4200 जूल की जगह 1000 कैलोरी बोल लो, स्पेसिफिक हीट ऑफ एटम। ठीक है, 1000 कैलोरी भी बोल सकते हो। तो ये तो हम डिराइवेशन करने के लिए दिखाया था, तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 4200 जूल की जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1000 कैलोरी पार, यहाँ पर भी पार होगा, नहीं लिखा है ये लोगों ने, पार केजी पार डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, समझ में आया? ये हो जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और पानी का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाता है 1 केजी पानी के लिए 1000 कैलोरी। ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 1 केजी पानी होगा, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 1000 कैलोरी, या तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, है ना? 4.2 जूल, तो 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो इसी के साथ ये वाला खत्म होता है, फिर वेब शुरू होता है। इस वीडियो में हम वेब शुरू नहीं करेंगे, इतना तक ही रहने देंगे, और दोबारा रिवाइज कर लेंगे एक बार जरूर। तो चलो, हम लोग हीट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक दूसरा कलर ले लेता हूँ। चलो, तो हम लोग भाई साहब हीट पढ़ रहे थे, और पता चला हीट एक एनर्जी होते हैं। ठीक है, और हीट के कारण ही हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी में टेम्परेचर ट्रांसफर होते हैं, मतलब टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में आते हैं। एक हॉट बॉडी के अटैच करके कूल बॉडी हम लोग रख देंगे, तो टेम्परेचर काफी देर बाद इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हीट का ट्रांसफर हुआ है हॉट से कूल में, और इक्विलिब्रियम में दोनों आ जाते हैं। और हीट अगर एक एनर्जी है तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, एनर्जी है तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाता है? जूल हो जाता है जी। और सीजीएस यूनिट का बात यहाँ पर नहीं किया गया है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट हो जाता है क्या? एसआई यूनिट हो जाता है जूल। एसआई यूनिट हो जाता है जूल। और प्रैक्टिकल यूनिट हो जाता है कैलोरी, क्योंकि एक कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। एक कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो ये जूल हो जाता है एसआई यूनिट, और कैलोरी हम यूज करते हैं प्रैक्टिकल काम में, तो प्रैक्टिकल यूनिट हो जाता है कैलोरी। चलो, टेम्परेचर इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। टेम्परेचर को हम लोग थर्मोमीटर में मापते हैं, लेकिन मोस्ट एक्यूरेसी के लिए गैस थर्मोमीटर यूज करना चाहिए, क्योंकि गैस थर्मोमीटर हो जाता है मोस्ट सेंसिटिव देन लिक्विड थर्मोमीटर। काहे? क्योंकि गैस है, गैस में क्या होते हैं, लार्जर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है, लार्जर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है, और ये चेंज ऑफ स्टेट इनमें देखने को नहीं मिलता है। पानी होगा तो ठंड हो जाएगा तो बर्फ हो जाएगा, गर्म कर दोगे तो वेपर हो जाएगा, लिक्विड में चेंज ऑफ स्टेट देखने को नहीं मिलता है। टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट luminous body like sun can be measured by pyrometer. साइंस डीलिंग विद वेरी लो टेम्परेचर का अगर स्टडी हो रहा है, तो ऐसे साइंस को हम लोग क्रायोजेनिक्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे? क्रायोजेनिक्स बोल देंगे। इफ द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस इंक्रीजेस सडनली, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। यहाँ पर एक
प्रोपोर्शनेट रिलेशन देखने को मिलता है टेम्परेचर के साथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। चलो, 100 वाट का इनकैंडेशन लाइट बल्ब होगा, 100 वाट का इनकैंडेशन लाइट बल्ब होगा तो इसका फिलामेंट का टेम्परेचर हो जाएगा 46 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब तुमको इक्वेशन पता है तो तुम उससे सेल्सियस केल्विन चाहे कुछ कुछ भी यूनिट में चेंज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं हो जाता है। इनकैंडेसेंट बल्ब अगर है तो उसका सरफेस टेम्परेचर 150 से 250 हो जाता है। हालांकि अगर बल्ब हो जाता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट बल्ब तो उसका सरफेस टेम्परेचर देखने को मिलता है 100 डिग्री 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। और इनकैंडेशन बल्ब होगा तो उसका फिलामेंट का टेम्परेचर हो जाएगा 4600 डिग्री फ़ारेनहाइट। इनकैंडेशन बल्ब होगा तो उसका फिलामेंट का टेम्परेचर हो जाएगा 4600 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। 100 वाट का इनकैंडेशन लाइट बल्ब होगा, फिलामेंट टेम्परेचर हो जाएगा कितना 4600 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सरफेस टेम्परेचर हो जाएगा इनकैंडेशन लाइट बल्ब का कितना 150 से 250 फ़ारेनहाइट। कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट बल्ब होगा तो सरफेस टेम्परेचर हो जाएगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आ जाओ, टेम्परेचर का कई सारे यूनिट होता है, केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन केल्विन को हम लोग मानते हैं एसआई यूनिट, केल्विन को मानते हैं एसआई यूनिट। ये मैंने बताया कि C/5 इजिकल टू M-32/9, ये याद रखो। और ये याद रखो K इजिकल टू C+273। अगर ये तुमको याद है तो, और ये भी याद है अगर, ठीक है, ये भी याद है तो तुम बिठा दो C=K-273। यहाँ पर K-273 बिठा दो तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अच्छा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इजिकल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसी में प्योर वाटर फ्रीज होते हैं। प्योर वाटर क्या होते हैं? फ्रीज होते हैं। ठीक है। मास ऑफ वाटर इंक्रीज, मास यहाँ पर एक्चुअली डेंसिटी का बात कर रहा है। इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, 0 से 4 तक इंक्रीज, 4 में हाईएस्ट, 4 से 10 में डिक्रीज, इसलिए 4 डिग्री में हाईएस्ट डेंसिटी देखने को मिलता है। -40 में सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट सेम होता है। क्यों होता है मैं कैलकुलेट करके दिखाया। एक मान लो बोल ऑफ आइस और वाटर है, वहाँ उसको तुम 0 डिग्री में रखे हो तो नो चेंज इन स्टेट विल बी ऑब्जर्व। कोई कोई चेंज इन स्टेट देखने को नहीं मिलेगा, नो चेंज इन स्टेट। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमिडिटी 37 डिग्री सेल्सियस, और 37 डिग्री सेल्सियस को तुम इस फॉर्मूला में बिठाओगे तो आप फ़ारेनहाइट में वो आ जाएगा 98.5 डिग्री, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ट्रांसमिशन ऑफ हीट कैन टेक्स प्लेस बाय द फॉलोइंग है। 4 टाइप का देखने को मिलता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, और कन्वेक्शन का ही एक दूसरा तरीका एडवेक्शन। कंडक्शन मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी थ्रू मैटर बाय मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। कन्वेक्शन मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी बाय मूवमेंट ऑफ मास और सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखो इसी टाइप का ये भी सेम देखने को मिलेगा, एडवेक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू horizontal movement of air is called advection। ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू horizontal movement of air is called advection। रेडिएशन क्या हो जाता है? ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम सन एंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ ईएम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बोला? ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम सन ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। यहाँ पर कुछ नेचुरल फैक्ट देखने को मिला। टू शर्ट, थिन शर्ट पहनना ज़्यादा अच्छा है सिंगल शर्ट के हिसाब से, ये एक बात। वुलन क्लॉथ कीप वार्म इन विंटर, क्यों? ये ट्रैप करता है यार बिटवीन द फाइबर, जिसकी वजह से हीट एस्केप नहीं होता है बॉडी से। क्लियर नाइट्स आर मोर कोल्डर देन क्लाउडी नाइट्स, क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में देखने को मिला, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस बाय यूनिट, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जो कि पानी के लिए हो जाता है, 1 किलो पानी के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1000 कैलोरी, और 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, तो हो जाएगा 4200 जूल। तो स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना हो जाता है? 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1000 कैलोरी बोल लो पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, 1000 कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद यहाँ पर वेव्स आ जाता है। वेव्स हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। इस वीडियो में इतना तक ही रहने देते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना तक ही।
रहने देते हैं, कहाँ तक, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर दैट इज 1000 कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग वेब शुरू करेंगे। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब जीके वेंडर फॉर मोर न्यू अपडेट्स, मोर इम्पोर्टेंट वीडियोस। ओके, लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।